हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 18 मई और 18 मई को ही विश्व संग्रहालय दिवस, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, वो मनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1993 से ही प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 1993 से ही प्रारंभ किया गया था वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाना। दोस्तों, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लगातार हमारी जो टीम है आपके हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए चल रही है। दोस्तों, यदि मैं अपने बारे में कहूं तो मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से। दोस्तों, मैं आपके मध्य प्रदेश एमपी जीके की स्पेसिफिक जीके की क्लास ले रही हूँ। साथ ही साथ मेरे दो अन्य जो कोर्सेज हैं, जो अन्य लेसन है वो चल रहे हैं। एक तो हमारा चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कि आपदा प्रबंधन पे हम पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन को कवर करते हुए कि एक दिन जो है वो हम पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि एमपीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। साथ ही साथ दूसरे दिन ही हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा है आपदा प्रबंधन का वो रहा था सुनामी, और उसके बाद हमने लगाए थे सुनामी के ऑब्जेक्टिव लगाए थे दोस्तों। और साथ ही साथ हम पहले के टॉपिक में हम आपदा, उनके प्रकार, प्राकृतिक आपदाएं पढ़ रही थी। पर प्राकृतिक आपदाओं में हमने ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी को कवर कर लिया है दोस्तों। और अब हमें उसमें भूस्खलन और हिमस्खलन के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी जो एमपी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है उसमें हम मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत को कवर किया है कि दिल्ली सल्तनत में हमने कहां से स्टार्ट किया था कि गौरी ने और जो ऐबक ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया। फिर खिलजी और तुगलकों के बारे में पढ़ा। मालवा में किस प्रकार स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। फिर हमने पढ़ा था कि सांस्कृतिक गतिविधियां, जिनमें हमने साहित्य, चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत टफ है। तो दोस्तों, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का इतिहास है और ये टॉपिक है वो लगातार हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी चीज जब हम फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो वो हमें टफ लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसे बार बार हम उसका रिवीजन करते जाते हैं तो वो आसान बन जाती है दोस्तों। और इस एक आज का जो मोटिवेशन के साथ ही मैं, क्योंकि 2 दिन से आपको किसी भी प्रकार की 2 लाइनें सुनने नहीं मिल रही थी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक मोटिवेशन के साथ ही चालू करूंगी कि 2 बार क्या गिरे, निराशा से दामन जोड़ लिया। दोस्तों, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो एक बार एग्जाम दे रहे हैं और विफल हो रहे हैं, फिर दूसरी बार एग्जाम दिया तो प्री नहीं निकला। तो ऐसे ही उन लोगों के लिए समर्पित ये लाइन है कि 2 बार क्या गिरे, निराशा से दामन जोड़ लिया, इतना जल्दी तूने इरादों से मुख मोड़ लिया, कामयाबी इम्तिहान लेती है और तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया, इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेसन है। लेकिन उसके पहले मैं अनअकैडमी के बारे में कहूं तो यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज के माध्यम से लगातार हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको क्लासेस दे रहे हैं। और यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां वहां पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम का जो कोर्स है, गोल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है सब्सक्रिप्शन पर, जहां आपको 1 साल से लेके 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगी कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी जो फीस है 7,000 है, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपए में, जहां मेरी स्पेशल क्लासेस, साथ ही साथ प्लस पे जो क्लासेस चल रही हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, जहां हम एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के बहुत ऐसे टॉपिक हैं, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हम उसे कवर करेंगे। और मैं आपको फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो कवर वहां पे कराऊंगी। साथ ही साथ मेरा एक वहां में एक जल्द ही एक कोर्स लॉन्च करने वाली हूं, जहां पर हम पूरी की पूरी ल्यूसेंट को 1 महीने में पूरी ल्यूसेंट को याद करेंगे दोस्तों। मात्र 1 महीने में ही हम इसे
याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन चल रहा है जिसकी फीस है 8,400 रुपए, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा 7,560 रुपए में, मात्र 7,560 रुपए में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस प्रकार से गोंड राज्य की स्थापना होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें, हुआ ये है कि जो हमारा जो गोंड राज्य है वो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल और सतपुड़ा वन क्षेत्र है वहां पर हुई थी इस पूरे के पूरे शासन व्यवस्था की स्थापना। हम इन अब राज्यों को पढ़ेंगे एक स्टोरी वाइज, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं ना कि एक राजा आया, फिर उसकी हत्या उसके किसी सेनापति ने कर दी, फिर कोई एक बालक को बिठा दिया गया। इस प्रकार से जो है हम पूरा का पूरा जितने भी जो शासकों के बारे में पढ़ेंगे वो हम एक स्टोरी वाइज भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसे आप सिनॉप्सिस बना के लिखने का प्रयास भी करते जाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। हुआ ये है कि जो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का हृदय स्थल मतलब कि हमारा मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा वन क्षेत्र में ही गोंड राज्य के अंतर्गत पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था थी लगभग 275 वर्षों तक थी, और प्रारंभ में इसे गढ़ा या गढ़कटंगा या मंडला के नाम से जाना जाता था। इसके क्या क्या नाम थे? गढ़ा, गढ़कटंगा या गढ़ा मंडला के नाम से इसे जाना जाता था। और अकबरनामा दोस्तों, अकबर के ही शासन काल में अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है, और अकबरनामा में ही इसे गढ़कटंगा को संबोधित किया है। अकबरनामा में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो गढ़कटंगा के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे आगे कि ये गढ़कटंगा गढ़मंडला कैसे बन जाता है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया स्टोरी, इसका बेसिक। फिर अब हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से शासक हुए। तो हमें सबसे पहले शासकों के बारे में पढ़ना है। तो यदि हम बात करें इस वंश के या इस पूरे के पूरे गोंड वंश के संस्थापक के बारे में, तो दोस्तों इस वंश का जो संस्थापक था वो था यादव राय। कौन था दोस्तों? यादव राय। और उसके बाद ही पहले हम पूरे शासकों के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे करके इसे हम 2 लेक्चर में पूरे शासकों को कवर करेंगे। एक लेक्चर में मैंने सोचा था, लेकिन जो है ये बहुत ही टफ पड़ जाएगा यदि मैं पूरे के पूरे शासकों को एक ही लेक्चर में कवर करती हूं। तो दोस्तों हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि आधे शासकों को हम आज कवर करेंगे और आधे शासकों को हम पूरा का पूरा कल देखेंगे। और इस प्रकार से आप पूरे नोट्स जरूर बनाते जाइए कि सबसे पहले संस्थापक कौन है? तो यादव राय। उसके बाद में कौन बैठता होगा? उसके बाद संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह के ही 2 बेटे थे दोस्तों। एक का नाम था दलपत शाह और एक का नाम था चंद्र शाह। अब हुआ यह है कि दलपत शाह की ही पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था वीरांगना रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती। यहाँ पे हम पूरा का पूरा सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एक बेस बना रहे हैं हम। अभी लेक्चर अभी जो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हुआ क्या है कि संग्राम सिंह के ही 2 पुत्र हैं, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह की ही पत्नी कौन है? रानी दुर्गावती। और उसके बाद में रानी दुर्गावती के बाद कौन बैठेगा? चंद्र शाह बैठेंगे। और चंद्र शाह के बाद ही कौन बैठेंगे? उनके छोटे पुत्र जिनका नाम रहता है मधुकर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है, मधुकर शाह। उसके बाद में मधुकर शाह के बाद में प्रेम शाह, उसके बाद में बैठेंगे हृदय शाह, फिर बैठेंगे नरेंद्र शाह और महाराज शाह, फिर शिवराज शाह और निजाम शाह। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो है दोस्तों नरहरि शाह। कौन है दोस्तों? नरहरि शाह। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो गोंड शासक थे वो आप सामने देख सकते हैं कि इतने शासकों ने गोंड वंश पर जो है वो आधिपत्य स्थापित किया था। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमें कवर करना है कहाँ पे दोस्तों? आज हम इसे कवर करके आएंगे पूरा का पूरा प्रेम शाह तक। जो प्रेम शाह तक है आज हम स्टोरी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें जो है वो यहाँ से लेके पूरा का पूरा प्रेम शाह तक आज कवर करना है, और कल हम देखेंगे हृदय शाह से लेकर नरहरि शाह तक की स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है वो स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों बात यह है कि जो इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था यादव राय। और हमें इस बात की जानकारी कैसे मिली है कि संस्थापक गोंड वंश का यादव राय था? तो दोस्तों रामनगर में ही, चूंकि रामनगर है वो मंडला के पास आता है, और रामनगर में ही एक संस्कृत का एक शिलालेख मिला है
क्या होता था कि इतिहास की जो हमें जानकारी है वो इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं दोस्तों। पहले हम थोड़ा इसके बारे में देखें, इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोतों में या तो किसी विद्वान के द्वारा कोई रचना की गई है, उससे हमें जानकारी मिलती है। सेकंड चीज, यदि शिलालेख मिला है या कोई अभिलेख मिला है तो उस बात से भी जानकारी मिलती है। तीसरा, खुदाई से, जो एक प्रमाणिक साक्ष्य माने जाते हैं कि खुदाई, यदि हम बात करें खुदाई के भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस वंश का जो शासन था वो इतने से इतने तक था। तो यदि हम बात करें कि इस बात की जानकारी कैसे मिलती है कि गोंड वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कि रामनगर में ही एक शिलालेख मिला है और इसमें बताया गया है, ये किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है, और इसमें बताया गया है कि यादव राय से लेकर हृदय शाह तक लगभग 54 शासकों ने 54 शासकों ने शासन किया था। और इस बात की जो जानकारी हमें किसके काल में मिली है, तो ये मिली है हृदय चाल के ही काल में जो है इसे उत्कीर्ण किया गया था। और दोस्तों, और उस शिलालेख में ही कहा गया था कि जो गढ़ा के गोंड शासक राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, तो यादव राय था। उसके बाद हम बात करें कि आगे कैसे कैसे हमारी स्टोरी बढ़ती है, तो दोस्तों यादव राय के बारे में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है संग्राम शाह के बारे में, कि संग्राम शाह का जो शासनकाल था वो 1510 से लेके 1541 तक था। कब से कब तक था? 1510 से लेके 1541 तक था। और संग्राम शाह को पुलत्स वंशी कहा जाता है दोस्तों। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक पुलत्स थे, ये एक ऋषि थे, और पुलत्स का ही एक पुत्र था जिनका है, अब हम सभी जानते हैं, रावण। और गोंड वंश के जो राजा हैं स्वयं को रावण वंशी भी कहकर संबोधित करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि संग्राम सिंह को क्या कहा जाता है? पुलत्स वंशी। तथा जो गौंड शासक होते थे वो स्वयं को रावण वंशी कहकर भी संबोधित किया करते थे। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें संग्राम सिंह के एक और नाम की, तो संग्राम सिंह का जो एक मूल नाम था वो था अमहणदास। दोस्तों क्या था? अमहणदास। लेकिन जैसे ही अमहणदास 1510 में क्या बनता है? राजा बनता है, सिंहासन पर बैठता है, तो ये अपना किस नाम से राज्याभिषेक कराता है? संग्राम सिंह के नाम से कराता है। दोस्तों ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन में फैक्ट बन रहा है, और हर एक लाइन को 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संग्राम सिंह के बारे में बताइए। यदि आप व्यापम और एसआई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी जो हिस्ट्री है वो एमपी में ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है, क्योंकि एमपी में आप देख सकते हैं कि 2019 में जो 31 क्वेश्चन आए हैं एमपी के, उसमें अधिकतर जो है वो हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश है जो रावण वंशी के नाम से जाना जाता है, तो गणा के गौंड शासकों का नाम आता है। तो देखिए दोस्तों क्या स्टोरी हुई हमारी कि संग्राम से 1510 से लेकर 1541 तक बैठता है, और ये रावण वंशी या पुलत्स वंशी के नाम से जाना जाता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने संग्राम से नाम रखा था, लेकिन इसका जो मूल नाम था वो अमहणदास था। और इस बात की जो जानकारी है वो हमें सती लेख के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये क्या है कि 1516 में अमहणदास ने संग्राम सिंह की जो पदवी है वो धारण की थी, नाम रख लिया था, लेकिन जो पूरी तरह से जो इसका नाम हो गया था वो कब हुआ है, तो संग्राम सिंह वो हुआ है 1516 में। उसके बाद यदि हम बात करें कि इसके शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए, तो 1531 में गुजरात के एक सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान बहादुर। उन्होंने आक्रमण करते हैं वो कहां पर? रायसेन पर आक्रमण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुआ ये है कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, किसी भी प्रकार का जो संग्राम की स्थिति बन रही थी वो नहीं बनती है। कि आक्रमण तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि पूरी तरह से ये इनके बीच में संधि हो जाती है, और इस प्रकार से जो गढ़ा के गोंड शासक रहते हैं वो रायसेन को जीत लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भाग था अभी रायसेन वो स्वतंत्र रहता है। और रायसेन पर ही इस प्रकार से देखिए हुआ ये है कि गुजरात के सुल्तान बहादुर ने आक्रमण किया है रायसेन पर, लेकिन यहाँ पे ही आक्रमण फिर कौन करता है रायसेन पर? संग्राम सिंह करते हैं। और दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है कि उपहार वगैरह दे दिए होंगे, या उनकी जो भी
संधि का जो कारण होगा वो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनके बीच में संधि हो जाती है और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो रायसेन है वो किसके अधीन आ जाता है, संग्राम सिंह के अधीन आ जाता है। अब हमने पढ़ा था शुरुआत में कि संग्राम सिंह के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है दलपति शाह और एक का नाम होता है चंद्र शाह। तो दोस्तों यदि हम बात करें दलपति शाह की, तो दलपत शाह जो थे वो उनका जो विवाह हुआ था दलपति शाह का, वो 1542 में ही इनका विवाह राठ महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री के साथ हुआ था और उनका नाम था रानी दुर्गावती। देखिए यहाँ पे क्या है कि पुत्र है 2, पापा जी कौन है यहाँ पे, संग्राम सिंह पिताजी है और उनके ही बेटे कौन है, दलपति शाह। और 1542 के टाइम पर ही क्या हो गया है कि इनका विवाह, जो रानी दुर्गावती के पिताजी का नाम क्या था, चंदेल वंश से। एक ये क्वेश्चन उठ सकता है कि रानी दुर्गावती जो है वो किस वंश की थी, तो रानी दुर्गावती किस वंश की थी, चंदेल राजा की पुत्री थी, इनके जो पिता का नाम था क्या था, सालवाहन था। और 1542 में इनका विवाह हो जाता है। और रामनगर शिलालेख और साथ ही साथ गणेश नृप वर्णम एक शिलालेख मिलता है, इससे पता चलता है कि संग्राम सिंह के पास में जो है वो 52 गण हुआ करते थे या 52 रियासत हुआ करती थी और इस बात की जानकारी हमें गणेश नृप वर्णम से हमें मिलता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें संग्राम सिंह की, तो संग्राम सिंह की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है, 33 वर्ष के शासन करने के पश्चात 1541 में हो जाती है। और 1541 के बाद 1543 में ही उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है दलपत शाह, सिंहासन रूढ़ होता है, सत्तारूढ़ होता है, लेकिन अल्प शासन काल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1550 में। हुआ ये है कि सबसे पहले हमने देखा कि संग्राम सिंह 1510 से लेके 1541 तक, और 1541 की बात करें तो 1541 में ही क्या हो जाती है, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर 1542 में ही क्या होता है कि रानी दुर्गावती जो कि चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री थी, उनका विवाह हो जाता है दलपत शाह के साथ में। और 1543 में ही ये क्या बन जाती है, सत्तारूढ़ हो जाती हैं। लेकिन 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती सिर्फ मात्र 26 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाती हैं और ये सती होने जाती हैं। लेकिन इनके 2 महत्वपूर्ण सलाहकार होते हैं दोस्तों, जिनका नाम है, एक था ये जो मिलते हैं कि अधर कायस्थ और मान ब्राह्मण, ये 2 इनके महत्वपूर्ण सलाहकार होते हैं और इनका ही एक पुत्र होता है जिसका नाम है दलपत शाह और रानी दुर्गावती का एक पुत्र था जिसका नाम है राजा वीर नारायण। अब होता क्या है कि ये सती होने वाली रहती हैं, तो जब यहाँ पे इनके सलाहकार कहते हैं कि आप वीर नारायण की संरक्षिका बनकर क्यों ना गौण शासक पर जो है वो आगे का शासनकाल संभालें, तो हुआ ये है कि दलपत शाह के समय ही एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है मैथिल विद्वान महेश ठाकुर। और ये जो ठाकुर जी रहते हैं ये रानी दुर्गावती के भी पुरोहित होते हैं और दलपत शाह के भी पुरोहित होते हैं। और वह जो है साथ ही साथ उनके 3 भाई हैं जो कि क्या करते हैं कि रानी दुर्गावती के पुरोहित के रूप में सलाह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी हम क्या देख रहे हैं कि रानी दुर्गावती जो है वो वीर नारायण की संरक्षिका बनकर कहाँ बैठती है, गद्दी पर बैठ जाती हैं। और उनके 2 जो है वो सलाहकार भी हैं, एक अधर कायस्थ है और मान ब्राह्मण है। साथ ही साथ एक और पुरोहित है जो इनको बताते रहते हैं कि रानी आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए कौन है, मैथिल विद्वान महेश ठाकुर। ये भी इनके बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महेश ठाकुर जो है वो किसके शासनकाल के पुरोहित थे, तो रानी दुर्गावती के शासनकाल के ही पुरोहित थे। साथ ही साथ इनके महेश ठाकुर के 3 भाई भी हैं जिसका नाम है थेर, मेघ और दामोदर। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर कि कौन कौन है कि ये कौन, देखिए दामोदर हैं, भागीरथ या मेघ हैं और थेर हैं। साथ ही साथ रानी दुर्गावती की 1564 में मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु जो है वो हम जानते हैं कि इसी टाइम पर 1564 में अकबर करता है कहां पर आक्रमण, तो करता है रानी दुर्गावती पर आक्रमण और यहां पर आदम खां को भेजता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इसमें रानी दुर्गावती जो है वो अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं करती है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुगल अधिपत्य हुआ है। तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था नर्रई का युद्ध। दोस्तों क्या था, नर्रई का युद्ध था और मुगलों का ये पहला चरण था कि गढ़मंडला की तरफ आगे बढ़ने का। उस टाइम पे गढ़मंडला का नाम गढ़ कटंगा था। क्या था, गढ़
कटंगा था और आसफ खां को गढ़ा के आसपास वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए भेजते हैं अकबर, जहां पर उसे 2 महीने से भी ज्यादा समय लगता है और पूरा का पूरा जो क्षेत्र रहता है, जो रानी दुर्गावती का क्षेत्र रहता है, वहां पर अधीनता स्वीकार ना करने की वजह रानी दुर्गावती खुद को ही क्या कर लेती हैं, आत्मसमर्पित ना करने की वजह है क्या करती है कि चाकू मारकर खुद की हत्या कर लेती हैं। और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो गढ़ा कटंगा था वो मेहंदी कासिम के संरक्षण में आ गया और मेहंदी कासिम को ही एक मुगल सूबेदार के रूप में गढ़ कटंगा का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। लेकिन 1587 से लेकर 1588 के बाद का जो मुगल सूबेदारी का उल्लेख अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें 1564 का तो हमें मिला है कि मेहंदी कासिम खां को 1564 में कुछ समय के लिए गढ़ा का सूबेदार बना दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे हमने स्टोरी कवर की थी कि रानी दुर्गावती जो है वो, इनका पुरोहित कौन थे, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो वीर नारायण था। इनके पुरोहित का नाम था महेश ठक्कर। 2 इनके सलाहकार हुआ करते थे जिनका नाम क्या है कि एक कायस्थ थे, साथ ही साथ यदि अधर कायस्थ है और एक मान ब्राह्मण है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अकबर का आक्रमण होता है, आदम खां के नेतृत्व में होता है 1564 में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या अकबर ने आक्रमण किया था रानी दुर्गावती पर, तो दोस्तों बिल्कुल किया था। ये जो है इसके प्रमाण भी हमें शिलालेखों से मिलते हैं। रामगढ़ शिलालेख के बारे में भी हमने अभी जाना कि उसमें किसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में जैसे ही रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है तो आगे हम देखेंगे कि रानी की मृत्यु के बाद ही आसफ खान की वापसी होती है और यहाँ पर दलपत शाह के ही भाई होते हैं जिनका नाम था चंद्र शाह। हमने पढ़ा था कि संग्राम सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम था दलपत शाह और एक का नाम था चंद्र शाह। अब पहले तो कौन बन गए थे, दलपत शाह। फिर उसके बाद कौन बनता है, वीर नारायण की संरक्षिका बनकर रानी दुर्गावती। और उसके बाद ही फिर कौन बन जाएगा, दलपत शाह के ही छोटे भाई चंद्र शाह। तो हुआ ये है कि यहाँ पर आसफ, चूंकि मुगलों का शासनकाल चल रहा था, लेकिन हुआ ये है कि चंद्र शाह ने, एक मुगल है जिनका नाम है आसफ खां, तो इनसे जो राज्य है वो ले लिया था और इसके बदले में चंद्र शाह ने ही मुगल सूबेदार आसफ खां को 10 गढ़ प्रदान किए थे दोस्तों। मतलब हम इसे बोल सकती है कि उस टाइम पे भी जो रिश्वत है वो चलती थी कि रिश्वत के रूप में इन्हें 10 गढ़ दे दिए थे, जिनमें कौन कौन से थे, रायसेन था, कारूबाग था, कुरवई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुनेर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकरई। दोस्तों ये जो पूरे के पूरे 10 गढ़ थे वो किसे दे दिए थे, मुगलों को दे दिए थे। किसने दिए हैं, तो चंद्र शाह ने दिए। उसके बाद होता यह है कि 1576 में ही चंद्र शाह जो था वो 70 रूढ़ रहता है और चंद्र शाह के भी दोस्तों 2 पुत्र होते हैं और जिनमें से मधुकर शाह उसका छोटा पुत्र होता है। चंद्र शाह का ही छोटा पुत्र होता है मधुकर शाह और मधुकर शाह ने ही अपने पिता चंद्र शाह की और अपने बड़े भाई मदन शाह की हत्या कर देता है। ये मदन महल में ही, मतलब मदन शाह की और चंद्र शाह की हत्या कर देता है मदन महल में और मधुकर शाह बनता है अगला शासक कि अपने पिता चंद्र शाह को मार आया है और अपने बड़े भाई मदन शाह को मार आया है मदन महल में और खुद क्या बन गया है, राजा बन गया है। और मधुकर शाह के ही 2 सिक्के मिलते हैं जो कि किसके होते हैं, तो ये थे पीतल के सिक्के होते हैं। और दोस्तों ये हमें जानकारी मिलती है कहां से कि सन 1664 में ही हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मधुकर शाह ने 2 पीतल के सिक्के चलाए थे। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या था, तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि एक और जो था नागर लिपि में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा हुआ था और दूसरी ओर नागर लिपि में ही गढ़ागढ़ लिखा हुआ था और ये फारसी लिपि में मधुकर शाह अंकित था। तो दोस्तों देखिए ये कैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके जो 2 सिक्के मिले होंगे, इसके मतलब एक सिक्का मिला होगा जिसका एक साइड लिखा होगा इसमें नागर लिपि में श्री कृष्ण और मधुकर शाह और दूसरी ओर लिखा होगा क्या, गढ़ा या गढ़ कटंगा। तो इस बात से भी हमें प्रमाण मिलता है कि मधुकर शाह जो था वो राजा था। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम शासक था जिसका नाम है प्रेम शाह। दोस्तों मधुकर शाह के पश्चात सन 1586-87 में प्रेम शाह बनता है गढ़ा का
राजा, और यहाँ पर ही एक बुंदेला शासक होते हैं जुझार सिंह। तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 1634 में जुझार सिंह के बीच में और प्रेम शाह के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जुझार सिंह जो रहता है वो गोंडों के हाथ से मारा जाता है। और इस प्रकार प्रेम शाह 40 वर्षों तक गढ़ा के क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। दोस्तों अभी सबसे पहले हम रिवीजन 2 मिनट में रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि गोंड वंश का जो संस्थापक था वो यादव राय था, और इस बात की हमें जो जानकारी है वो किससे मिलती है, तो रामनगर से ही एक शिलालेख मिला है जो संस्कृत भाषा में है, और हृदय शाह के शासनकाल में इसे उत्कीर्ण किया गया था और देखा गया था कि पूरा का पूरा जो 54 शासक थे वो यादव राय से लेकर हृदय शाह तक शासन किया करते थे। उसके बाद यादव राय के बाद हमने देखा था कि संग्राम सिंह बनते हैं, 1510 से लेकर 1541 तक शासन करते हैं, और इसे गढ़कटंगा के नाम से जाना जाता था जो गोंड वंश था। वर्तमान में इसे गढ़ मंडला के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा जो मंडला वाला क्षेत्र है सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। अकबरनामा में ही जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है उसमें ही इस पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को गढ़कटंगा नाम दिया गया था। फिर हमने संग्राम शाह के बारे में देखा गया था कि संग्राम शाह के ही 2 पुत्र हुआ करते थे, एक दलपत शाह थे और एक का नाम था चंद्र शाह। दलपत शाह का विवाह 1542 में किया गया था। कहाँ की? चंदेल राजा साल वाहन की पुत्री थी रानी दुर्गावती, उनके साथ विवाह हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 1550 में क्या हो जाती, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, और उनके ही एक पुत्र थे रानी दुर्गावती और दलपत शाह के, जिनका नाम था वीर नारायण, और उनकी ही संरक्षिका बनी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बाद हमने देखा कि जैसे ही 1564 में अकबर आक्रमण करता है और रानी जो है वो आत्महत्या कर लेती हैं, और इस प्रकार से जो उसके बाद शासक बनते हैं वो चंद्रशाह बनते हैं। चंद्रशाह ने ही आसफ खां को, मुगल सूबेदार आसफ खां को 10 गढ़ प्रदान किए गए थे। उन 10 गढ़ों के नाम हमें पता होना चाहिए दोस्तों, वो जरूर आप लिख लें कि 10 गढ़ों के नाम जो हैं वो देते हैं। उसके बाद में ही चंद्रशाह का ही बेटा होता है, छोटा बेटा, जिसका नाम रहता है मधुकर शाह। मधुकर शाह ही चंद्रशाह की हत्या कर देता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है। फिर हमने पढ़ा था कि मधुकर शाह के बाद में ही प्रेम शाह जो है वो गढ़ा के राजा होते हैं, जिनके शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह आक्रमण करते हैं सन 1634 में, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो प्रेम शाह का शासनकाल रहता है वो 40 वर्षों तक रहता है। अब कल से हमें इसके प्रेम शाह के बाद हमने हृदय शाह पढ़ना है। दोस्तों हृदय शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हृदय शाह के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और व्यापम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा कोड जरूर याद रखिए, वैशाली 10, और दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। घर पर ही रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें। मैंने शुरुआत में 4 लाइन आपको मोटिवेट करने के लिए बोली थी, वो मैं फिर से दोहराऊंगी दोस्तों कि 2 बार क्या गिरे निराशा से दामन जोड़ लिया। 2 बार क्या गिरे कि आपकी 2 बार पीएससी क्या निकली, आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। और 2 बार क्या गिरे कि निराशा से दामन जोड़ लिया, इतना जल्दी तूने इरादों से मुख मोड़ लिया। कामयाबी इम्तिहान लेती है और तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। दोस्तों तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। और इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ने बैठिए, रिवीजन करिए बहुत ज्यादा से ज्यादा। घर पर रहकर अभी रिवीजन करने का समय है, नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। और जल्द ही दोस्तों हम लाइव क्लास के माध्यम से आमने सामने होंगे दोस्तों। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का सहयोग करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।